हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लिखने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन का पार्ट 2। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स जो लिखे हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन, सेकंड टॉपिक है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास एंड सम क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। मतलब इस एक्सरसाइज 1.1 के यहाँ कुछ क्वेश्चंस जो इन पे बेस्ड है या पुराने पार्ट 1 पे बेस्ड है उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन से पहले हमने पार्ट 1 में देखा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। यहाँ पर हमने उनके रिलेशन की डेफिनेशंस भी देखी, साथ में उनके साथ साथ हमने एग्जांपल्स भी देखे। तो हम उन्हीं पे बेस्ड यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये कहाँ यूज होता है, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिलेशन are in a set A said to be a equivalence relation if अब किसी भी सेट में R को हम इक्विवेलेंस रिलेशन जब किसी भी रिलेशन R को हम सेट A के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन तब बोल सकते हैं जब ये तीन कंडीशन उसके अंदर फुलफिल हो। फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए वो, इफ R इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन सिमेट्रिक होना चाहिए एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ये तीनों रिलेशंस उसके अंदर होने चाहिए, उस रिलेशन के अंदर फॉलो होने चाहिए तीनों रिलेशंस, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो सेट ए के अंदर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब वो तीनों, कोई भी एक क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, ये तीनों अगर वहां पर फॉलो होते हैं, मतलब फुलफिल होते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस। तो देखें, अगर इसका हम एक एग्जांपल देखें, कोई भी एक रिलेशन मैंने जैसे लिखा 1 1 2 2 एंड 3 3। अब यहाँ पर मैंने एक सेट लिख दिया 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट्स है, इसके अंदर ये रिलेशन दिया है 1 1 2 2 एंड 3 3। हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया है किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये हमें रिलेशन का सेट मिला। तो हमें बताना है, देखो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, सारे एलिमेंट हमारे सेम आ रहे हैं, हमें सबकी इमेज ही मिल रही है यहाँ पर। फिर सिमेट्रिक में हमने देखा कि अगर 1 1 है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, मीन्स अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 1 है तो इसका उल्टा भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। फिर हमने देखा था ट्रांजिटिव में, अगर 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 में होना चाहिए, बट हमें सेकंड बी सी वाली कंडीशन यहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ ओनली 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो इस कंडीशन में ट्रांजिटिव भी होगा। तो इस टाइप का रिलेशन, इस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन सेट ए। सेट ए के अंदर ये आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है। ओके, तो इस टाइप के रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारी डेफिनेशन हो गई और ये एग्जांपल हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं दिया है, बट कुछ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जैसे आर डी शर्मा में, गुजरात बोर्ड की बुक में भी, गुजरात बोर्ड की बुक में भी ये दिया हुआ है। तो हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में एक रिलेशन, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं आर, सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स सच दैट, एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स और वाई हम लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स, या फिर हम एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई सच दैट, ठीक है ना।
x डिवाइड्स y। इस टाइप का हमने एक रिलेशन लिया या एक ऑर्डर्ड पेयर लिया जिसमें x डिवाइड्स y, मतलब फर्स्ट वाला सेकंड वाले को डिवाइड कर रहा है, तो हमने ये ले लिया। तो यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में अब क्या होगा, हमें अगर जैसे सिमेट्रिक में हमने क्या देखा था कि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम देखना है कि यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक में होगा रिलेशन इफ AB belongs to R and BA belongs to R, ये दोनों कंडीशन पहले से दी है। implies A is equals to B, means अगर AB belongs to R as well as BA belongs to R, then implies A is equals to B। तो ये मैंने उसका एक एग्जांपल लिखा, जैसे आपको ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर लेने, जैसे मैं अगर यहाँ पर लेता हूँ तो 1 1 1 को डिवाइड करेगा, फिर 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, 4 4 को डिवाइड करेगा। अगर मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 4, इसके अंदर मैंने एक रिलेशन लिखा, ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। तो देखेंगे हम ए बी और बी ए क्या है, यहाँ पर हमने देख लिया कि दिखाई दे रहे सेम ही है, यहाँ पर ये और ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, मीन्स ये और ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इस कंडीशन में क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी में जो रिलेशन है सेम बी ए में भी रिलेशन है, तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, जितने भी ऑर्डर पेयर में ए और बी की वैल्यू है वो आपस में इक्वल होगी। तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब हमने सिमेट्रिक से कैसे डिफरेंस था, जैसे सिमेट्रिक में क्या होता था, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। सिमेट्रिक में हमारी कंडीशन क्या थी, सिमेट्रिक में हमने ये बोला था कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना जरूरी है, ये कंडीशन है। अगर तो हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन आर इन सेट ए, सिमेट्रिक रिलेशन आर बिलोंग्स टू सेट ए, मींस सेट ए में होगा, सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इस सेट के अंदर एक R1 रिलेशन है जो सिमेट्रिक है, ठीक है, हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं। एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, सिमेट्रिक की कंडीशन थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। यहाँ पर वैल्यूज सेम नहीं होगी तो भी चलेगा, बट यहाँ पर वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो ही हम ये बोल सकते हैं कि ये होगी थर्ड वन, ठीक है। यहाँ पर ये हम नहीं करेंगे सब कुछ। तो ये हमारे दो टॉपिक कवर हो गए। अब हम देखते हैं थर्ड, इक्विवेलेंस क्लास। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब यहाँ पर हम इक्विवेलेंस क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन है जो इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड है, आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 2, उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम इक्विवेलेंस क्लास के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ रिलेशन आर, अ रिलेशन इन टी, कैपिटल टी एक सेट ऑफ ट्राइंगल है जिसके अंदर जितने भी ट्राइंगल पॉसिबल है वो सारे इसके अंदर है। अब रिलेशन क्या दिया है, T1 T2 ऑर्डर्ड पेयर सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट T2, मतलब एक दो ट्राइंगल लिए इन्होंने ऑर्डर पेयर में, फर्स्ट वाला ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल, सेकंड वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसी के पहले हमने देखा है कि इक्विवेलेंस अगर रिलेशन होता है तो हमें क्या प्रूफ करना होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों को हम यहाँ पर 1 बाय 1 प्रूफ कर देते हैं। तो इससे ये हो जाएगा कि R जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एवरी ट्राइंगल
T1, every triangle T1 is congruent of itself. जितने भी ट्राइंगल T1 हम लेंगे वो अपने आप के तो कॉन्ग्रुएंट होंगे इसी। जैसे हमने कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया आइसोसेलेस, तो वो उसी ट्राइंगल आइसोसेलेस उसी की बात कर रहे हैं हम, तो वो अपने खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये बोल सकते हैं कि T1 T2 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। T1 बिलोंग्स टू R, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी होगी। अब नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन में हमें क्या प्रूफ करना होता है। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि T1 T2 बिलोंग्स टू R, मीन्स T1 इज congruent T2। अगर T1 is congruent T2, then T2 is also congruent T1। अगर T1 T2 के congruent है तो T2 T1 के भी congruent होगा। तो यहाँ पर से हम इम्प्लाइज लगाकर बोल सकते हैं कि T2 T1 बिलोंग्स टू R। इसने बताया कि ये T1 T2 अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमने इम्प्लाइज करके हमने बताया कि T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट होगा। T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1, ये जब इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसका अपोजिट भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि T2 T1 बिलोंग्स टू R, उनके बीच में भी सेम रिलेशन होगा। तो हमने रिफ्लेक्सिव बता दिया, सिमेट्रिक बता दिया। अब हम ट्रांजिटिव को डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव में हमें 3 ट्राइंगल लेने होंगे, तो हम ले लेते हैं T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। ये हमको दिया है कि इन दोनों में सेम रिलेशन है, इन दोनों में सेम रिलेशन, मतलब T1 T2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 आपस में। तो हम यहाँ से हमें क्या पता लगा, T1 इज कॉन्ग्रुएंट T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट T3। तो यहाँ से हमें ये क्या बताएगा कि T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो देन T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट T3। मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ये 3 ट्राइंगल ले लिए मैंने, ओके। ये T1 है, ये T2 है एंड देन ये T3 है। इसकी साइड से 3 4 5, इसकी साइड है 3 4 5, इसकी साइड है 3 4 5। तो ये आपस में ट्रिपल एस से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये भी आपस में ट्रिपल एस से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तब ये दोनों आपस में, तो यहाँ पर ये सेम साइड से ट्रिपल एस से ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, T1 T2 इज बिलोंग्स टू R, T2 T3 belongs to R implies T1 T2 also belongs to R, मतलब उनमें भी सेम रिलेशन होगा। तो ये हमने बता दिया कि ये सेम ही रिलेशन है, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये, तो इनमें भी सेम रिलेशन ही आ रहा है, तो ये हमने लिख दिया। ये हमारी हो गई ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हमने तीनों रिलेशन प्रूफ कर दिए, तो हम बोल सकते हैं कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट T। Therefore, R is an equivalence relation in set कैपिटल T। तो ये हमारा एग्जाम्पल 2 कंप्लीट हुआ। जैसे एग्जाम्पल 3 है, वहाँ पर भी आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्विवेलेंस क्लास। बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करने से पहले, या ये जो लिखा हुआ है इसको बताने से पहले कि ये क्या लिखा है, मैं एक एग्जांपल सॉल्व करूंगा और इस एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझेंगे तो और भी अच्छे से हमें समझ में आएगा। ये पूरी चीज़ जो लिखी है मैं आपको इस एग्जांपल की हेल्प से
समझाऊंगा कि क्या लिखा है, क्यों हम इसको इससे रिलेट कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है हमारी। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल 5 देख लेते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट जे, जेड मीन्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स गिवन बाय ऑर्डर्ड पेयर a, b, 2 divides a minus b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें सबसे पहले प्रूव करना है ये एग्जाम्पल 5 में कि जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले इसे इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लेते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका, लेते हैं इफ, चलो हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं कि कोई भी एक नंबर ले लेते हैं इंटीजर का, जैसे 1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा, यहाँ पर हमने ले लिया 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 0 आपका 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया सेम टाइप के नंबर ले लिया, हमने 2 ले लिया, कोई भी इंटीजर 2 माइनस 2 कितना होगा 0 होगा, तो 0 भी, तो a माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 2। ओके, कोई भी आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे वो डिविज, देन इफ a बिलोंग्स टू a r, सॉरी a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, या z लिख लेते हैं, z दिया हुआ है तो z लिख लेते हैं, फॉर एवरी z बिलोंग्स टू, आप कोई भी इंटीजर लो आपको 0 ही आंसर मिलेगा जब उन दोनों सेम इंटीजर को सेम में से माइनस करोगे। जैसे 1 को 1 में से, 2 को 2 में से माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 किससे डिविजिबल होता है, किससे डिविजिबल होता है, हमारा 2 से डिविजिबल होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z, हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया, ये हमारा हो गया। सो इट इज, सो r इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो गया ये, ओके। नाउ हम प्रूफ करते हैं सिमेट्रिक। तो हमने फर्स्ट तो प्रूफ कर लिया, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है a और b और b और a का रिलेशन। तो हमें क्या पता करना है यहाँ पर कि a और b अगर डिवाइड हो रहा है तो b और a भी क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। a माइनस बी मीन्स a माइनस बी, आप कोई भी ऐसा नंबर लो जो डिवाइड होता हो 2 से, जैसे ले लिया मैंने 1 और 3, 1 एंड 3 2 इंटीजर्स ले ली, तो 1, चलो 1 माइनस 3 ले लिया, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया -2, -2 डिवाइड होता है, अब इसको उल्टा कर देंगे, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो 2 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। मीन्स अगर हम देखते हैं इफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2, हमने मान लिया कि एक a माइनस बी डिविजिबल बाय 2 है, तो मीन्स a माइनस बी क्या होगा 2r होगा। मीन्स यहाँ पर r कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, मतलब वो 2 का 2 उसमें एक फैक्टर तो होगा ही होगा, तभी तो डिवाइड हो रहा है। जैसे 4 नंबर है तो 4 में 2 एज ए फैक्टर होगा तभी तो 6 है, तो 6 में 2 एज ए फैक्टर होगा तभी तो 6 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2r है। देन अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो b माइनस इज इक्वल्स, b माइनस a इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा -2r, अभी भी 2 क्या है यहाँ पर फैक्टर है। सो इफ a b बिलोंग्स टू r implies b a इज बिलोंग्स टू r। यहाँ पर हमें पता चल गया कि a माइनस बी 2 का फैक्टर है, 2 यहाँ पर एज ए फैक्टर है, a माइनस बी में जो भी आंसर मिलेगा उसमें 2 एज ए फैक्टर मिल रहा है हमें, तो b माइनस ए में भी हमें 2 एज ए फैक्टर, भले वो नेगेटिव डिवाइड तो हो रहा है ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a b हैविंग अ रिलेशन r देन b a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ठीक है, b a में भी सेम रिलेशन होगा। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 नंबर्स देखने पड़ेंगे।
सपोज हमने 3 नंबर ले लिए 1, 3 एंड 5 या 2, 4, 6 ले लिए, ठीक है। 2, 4 एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा तो इजीली समझ। सबसे पहले हम देखते हैं 6, 4, 2 देख लेते हैं तो इजी रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 - 4 डिवाइड हो रहा है 2 से, फिर 4 - 2 डिवाइड हो रहा है 2 से। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 2/2 = 1। यहाँ पर भी करेंगे तो 2/2 ही आएगा। देन यहाँ पर भी आंसर आएगा 1। अब अगर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में तो 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2, देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। ये अगर दोनों दिया है तो ये हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी आंसर हमें 1 मिलना चाहिए या जो भी है इंटीजर के फॉर्म में मिलना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव चले। 6 - 4 कितना होगा, 6 - 2 होगा 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स आंसर 2 मिल रहा है हमें। तो एक इंटीजर के फॉर्म में मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया हमने, यहाँ पर भी, यहाँ से भी। तो अगर कोई भी 3 इंटीजर्स लेंगे हम ऐसे कि अगर इन दोनों में रिलेशन है और इन दोनों में, तो फर्स्ट और थर्ड में भी रिलेशन होगा। मीन्स ये दोनों के बीच में एक रिलेशन है, इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन है, देन इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन होगा जिसको आर से बिलोंग करेंगे। इन दोनों में जो रिलेशन होगा सेम रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा। तो इस टाइप का हमने यहाँ पर प्रूफ किया, तो ये दिखाई दे रहा है हमें, तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव। अब इसको लिखना कैसे है, अब हम मान लेते हैं इफ a - b = 2r, ओके। देन हमने यहाँ पर मान लिया b - c = 2s, 2s। यहाँ पर ये कुछ अलग वैल्यूज है, यहाँ पर मतलब दोनों में 2 एज अ फैक्टर होगा तभी वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले में से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये ले लेते हैं या प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं तो इजी रहेगा, ठीक है। प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर हम कर देते हैं a - b प्लस b - c, इन दोनों को प्लस किया तो 2r + 2s हो गया, कोई नहीं, ये दोनों कैंसिल हो गया, a - c हो गया, ठीक है। a - c हो गया, यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया, r + s। तो हमने यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि a और b में भी एक 2 एज ए फैक्टर था, b और c में भी, b - c में भी 2 एज ए फैक्टर था, और a - c में भी 2 एज ए फैक्टर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा। मीन्स यहाँ पर भी 2 कॉमन था, यहाँ पर भी 2 कॉमन था, यहाँ पर भी 2। मीन्स अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो ये डिवाइड हो जाएगा, इस नंबर को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और इस नंबर को भी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। मतलब इन दोनों में जो रिलेशन हमने मान लिया कि इन दोनों में तो तय सी, तो हमने ये प्रूफ भी कर दिया कि तीसरे वाले में भी ये रिलेशन होगा। देन इफ AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R, ये हमारा हो गया, ठीक है। इन दोनों में जो रिलेशन है सेम AC में भी वही रिलेशन है, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि AC A - C ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, बिकॉज 2 यहाँ पर है, ये भी एक डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है 2 से, तो ये भी डिविजिबल होगा किससे, 2 से। हमने ये प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। अब वो रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर चुके हैं, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर चुके हैं, ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर चुके हैं। तो देन R इज एन रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट Z, therefore R is an equivalence relation in set Z, ओके। ये आप इतना नोट डाउन कर लो, इसके बाद में आपको इक्विवेलेंस क्लास समझाऊंगा।
ओके बच्चों, अब हम समझते हैं इक्विवेलेंस क्लास का। ये जो मैंने इतना सारा लिख दिया है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। मैं यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया था उसी की हेल्प से अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये दो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हम देख रहे थे, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए थे, तो या तो मैंने 135 लिया था, 1 इंटीजर्स की बात करें, या तो 1 लिया था, 3 लिया था, या 5 लिया था, या फिर हमने क्या लिया था, 2 लिया था, 4 लिया था, 6। तो यहाँ पर मुझे पैटर्न समझ में आ रहा है कि या तो ऑड इंटीजर्स लेने पड़ेंगे या फिर इवन इंटीजर्स लेने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं, एक सेट लेते हैं इवन इंटीजर्स विच कंटेनिंग 0। मीन्स आपको मैं समझाता हूँ। एक इवन इंटीजर, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स कंटेनिंग फर्स्ट वैल्यू एज अ 0, जिसको हम इस टाइप से भी डिनोट करते हैं। जीरो क्लास, मतलब हम बोलेंगे जीरो कंटेनिंग क्लास बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैंने सेट्स बनाए, तो 0 प्लस माइनस 2। फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। सेकेंड वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो इसमें ये देखेंगे तो 0 माइनस 2 कितना होगा, -2, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर लेंगे अगर हम, तो भी 0 माइनस -2 क्या हो जाएगा, +2। तो आपका ये जो रिलेशन है ये कभी भी वॉयलेट नहीं होगा, वैनिश नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 0, ±4, देन 0, ±6, ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये सेट ऑफ इवन, इसको हम कैपिटल ई से भी डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल ई से डिनोट किया मैंने। ऐसे ही मैं बनाता हूँ ऑड का, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स कंटेनिंग फर्स्ट वैल्यू एज ए 1, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट वैल्यू जिसकी 1 है, जिसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू, इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट क्लास कंटेनिंग 0। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू हमने क्या रख दिया, फिक्स, तो ±3। 1 हमारा फिक्स रहेगा, ±5, फिर 1, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों इवन है। यहाँ पर इवन इंटीजर से सारे, यहाँ पर सारे ऑड इंटीजर से, जिसमें फर्स्ट वैल्यू 1 फिक्स रख दी और यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू हमने 0। तो ये ई से डिनोट किया और ये ओ से। तो अब इससे समझते हैं हम कि ये जो लिखा है, ये दो चीज़ें लिखी हम, ये इक्विवेलेंस क्लास, जिसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। अब इससे मैं समझाता हूँ। ये इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन एन आर्बिट्ररी सेट एक्स, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है आर, ठीक है ना। किसके अंदर, ये इक्विवेलेंस रिलेशन आर है हमारा। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब इन दोनों के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये रिलेशन फॉलो हो रहा होगा। यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर भी, दोनों आर को बिलोंग्स करते हैं, ठीक है ना। मीन्स ये वाला रिलेशन बिलोंग्स कर रहा है आर को, एज वेल एज ये वाला रिलेशन भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो हमने बोलिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन इन आर्बिट्ररी सेट एक्स, किसके अंदर, जेड, सेट जेड के अंदर हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा। आर डिवाइड्स इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट ए आई कॉल्ड पार्टीशन और सब डिवीजन सेट ऑफ एक्स। इसके दो पार्ट कर दिए, इसने बोल दिया कि ये जो आर है, रिलेशन आर जो दिया है, इस जेड को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है इस जेड को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऑड इंटीजर्स के फॉर्म में और एक इवन इंटीजर्स के फॉर्म में। मीन्स इन दोनों के फॉर्म में इस जेड को इसने डिवाइड कर दिया, किस रिलेशन में, आर रिलेशन में, ठीक है। और म्यूचुअली डिसजॉइंट है। म्यूचुअली डिसजॉइंट है मतलब इसके और इसके कंपोनेंट्स कहीं पर भी है, इसकी और इसकी वैल्यू आपस में कहीं पर भी रिलेटेड नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर बोलना चाहें तो ए ई एन ओ इज इक्वल्स टू
ई इंटरसेक्शन ओ मीन्स ये वाले सेट और ये वाले सेट में कोई भी वैल्यू आपस में नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। देख लो आप, कोई भी मैच हो रहा है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट कहीं पर भी, फर्स्ट क्या इनफाइनाइट सेट में कोई सा भी एलिमेंट इससे मैच नहीं होगा, सेकेंड से भी मैच नहीं होगा, थर्ड से भी मैच नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं कि सेट ई इंटरसेक्शन सेट ओ इज इक्वल टू 5, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट हमें नहीं मिला, तो हम इसका बोल सकते हैं कि म्यूचुअली डिसजॉइंट है। कैसे? म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो जो दो डिसजॉइंट सेट मिलेंगे उसको हम बोलेंगे पार्टीशन सेट, या फिर क्या बोलेंगे, पार्टीशन सबसेट या फिर सब डिवीजन सबसेट। अब उसके अंदर ये तीन कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस क्लास है, नहीं तो नहीं है। सबसे पहले ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई, मतलब इसके या इसके, आर रिलेटेड टू ईच अदर फ्रॉम ऑल एल आई, मतलब ये सारे आपस में रिलेटेड है एक दूसरे के। देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो ये आपस में क्या है, रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है और इन दोनों के बीच में नहीं है, हमने खुद से लिख दिया, हमने सारे इवन इंटीजर्स ही लिए हैं, बट इनके बीच में रिलेशन है, इनके बीच में रिलेशन होगा, इसके बीच में रिलेशन होगा, सारे जितने भी एलिमेंट्स होगा सबके बीच में रिलेशन होगा और सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। मैं अगर 2 और 4 लेता हूँ, 0 और 4 लेता हूँ, 2 और 6 लेता हूँ, 0 और 4, कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, तो उन सब में आर फॉलो होगा ही होगा। ठीक है, सेम नीचे वाले में भी देख लेते हैं हम। फिर नो एलिमेंट ऑफ ए आई, मतलब इसका जे वाले से, इस वाले से आपस में कोई भी एलिमेंट मेल नहीं खाएगा, मतलब कोई भी वैल्यू आपस में रिलेटेड नहीं होगी इस रिलेशन से भी। तो यहाँ पर तो 0 2, अगर मैं यहाँ से 0 ले लेता हूँ, यहाँ से 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 0, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 3, तो अगर मैं देखूंगा 0 - 3, 3 डिवाइड ही नहीं होता है। ये ले लूँगा 0 और 5, तो भी मेरा डिवाइड नहीं होगा। 0 और 7 ले लिया तो भी मेरा कुछ डिवीजन ही नहीं होगा। मीन्स 0 और 7 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -7 मिलेगा, और -7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब इन दोनों में आर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। ये आपस में रिलेटेड है, ये आपस में रिलेटेड, बट इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बोथ ई एंड ओ आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ये हो गया। फिर यूनियन ऑफ ए जे, मतलब इन दोनों को अगर हम दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों का यूनियन ले, अगर ई यूनियन ओ इज इक्वल टू जेड, अगर इन दोनों को मिलाएं, हम इन दोनों को मिलाकर लिखें तो आपको क्या मिलेगा, जेड मिल जाएगा। ये सारे ये 0 और 1 मिल गए, फिर 2 और 3 मिल गए, प्लस माइनस तो आपके पास है ही सही। अगर आप इन दोनों को मिला के एलिमेंट्स को लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जेड, पूरे इंटीजर का सेट मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेट। अब इन दोनों, ये कंडीशन हमने लिख ली कि जो आपको सेट लिया था आपने वही सेट मिल गया अगर इनका यूनियन निकालेंगे तो, और अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालने पर 5 मिल रहा है, दोनों का यूनियन निकालने पर हमें आर्बिटरी सेट मिल रहा है। ये हमारी हो गई द सबसेट ए आई, मतलब ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई भी एक सबसेट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास। इसको भी इक्विवेलेंस क्लास बोल सकते हैं, इसको भी इक्विवेलेंस क्लास। इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, विच बिलोंग्स टू रिलेशन आर, विच बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 है जो आर रिलेशन को फॉलो कर रही है, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है जो आर रिलेशन को बिलोंग कर रही है। ठीक है ना, इस टाइप से हमने देखा है कि इक्विवेलेंस क्लास भी डिवाइड कर सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास दोनों डिफरेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया।